प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन। अर्थात आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो पूर्वी विचारक कौटिल्य और पश्चिमी विचारक अरस्तु के अंतर्गत क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं। देखो बेटा, जब हम दो विचारकों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन में दो बातें ली जाती हैं। क्या क्या कि भाई दो विचारकों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि भाई कौटिल्य और अरस्तु के विचारों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। इन दोनों बातों के आधार पर हम पूर्वी विचारक कौटिल्य और पश्चिम विचारक अरस्तु को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अर्थात जो विद्यार्थी कौटिल्य और अरस्तु को बड़ी गंभीरता से समझना चाहता हो तो उसे निश्चित रूप में कौटिल्य और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन करना ही चाहिए, बशर्ते कि आप इन दोनों ही महान राजनीतिक विचारकों को समझना चाहें तो तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से समझ सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन में दो बातें लेंगे हम, समानताएं और असमानताएं। मतलब कौटिल्य और अरस्तु के विचारों में क्या तो समानताएं हैं और कौटिल्य और अरस्तु के विचारों में क्या असमानताएं हैं। यहाँ जब हम इसकी समानता और असमानता को समझ जाएंगे तो कौटिल्य और अरस्तु के ज़्यादातर विचारों को भी हम केवल इसी लेक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। बेटा, मैंने कौटिल्य और अरस्तु के तुलनात्मक अध्ययन से पहले कौटिल्य और प्लेटो का तुलनात्मक अध्ययन समझाया था। तो यहाँ ये ध्यान देंगे बेटा कि जो कौटिल्य हैं, जो कि भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, या मैं कहूँगा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं, जिनकी रचना जो विश्व प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र, इसमें 15 अधिकरण है। 15 अधिकरण में 9 अधिकरण ऐसे हैं जिनमें कि जो है युद्ध, संग्राम और संधि की चर्चा की गई है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र विश्व प्रसिद्ध रचना है। अब जो कौटिल्य हैं, ये कौटिल्य की जो रचना अर्थशास्त्र है, ये प्लेटो की रचना रिपब्लिक या प्लेटो के विचारों के बजाय प्लेटो का जो शिष्य अरस्तु है, अरस्तु के ज़्यादा निकट हैं। कौन? कौटिल्य। मतलब कौटिल्य प्लेटो के बजाय प्लेटो के शिष्य अरस्तु के विचारों के निकट है। मतलब यहाँ हम कहें तो कौटिल्य प्लेटो के बजाय अरस्तु के विचारों के समीप है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिएगा बेटा, यहाँ अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को, राजनीति विज्ञान के शिक्षकों को कौटिल्य का अर्थशास्त्र, प्लेटो की रिपब्लिक, प्लेटो की अंतिम पुस्तक द लॉज और अरस्तु की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स, बेटा ये 3-4 गौरवमयी ग्रंथ ऐसे हैं जिनका एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का अध्ययन करना ही चाहिए। और मैं तो ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स और साथ ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद में हम राजनीति विज्ञान को उसकी गहराई में जा कर के अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का भावार्थ यहाँ ये है कि वास्तविक रूप में हम इसको शुरू करें समानता और असमानताओं को। पहले हम समानताएं बताएंगे, उसके बाद हम असमानताएं बताएंगे। तो समानताएं हम समझाएं उससे पहले मैं फिर एक बार बता रहा हूँ क्या बेटा, कि जो कौटिल्य हैं, ये कौटिल्य प्लेटो के शिष्य अरस्तु के विचारों के अधिक निकट हैं। समझ में आएगा यहाँ तक? अब हम चूंकि हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, किसका है? कौटिल्य और अरस्तु के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करें। तो तुलनात्मक अध्ययन में मैं आपको यहाँ सूत्र दे रहा हूँ, कोई भी दो विचारक क्यों ना हो, जब हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन बेटा दो बातें आती हैं, समानता और असमानता। तो सबसे पहले हम कौटिल्य और अरस्तु के विचारों में क्या समानताएं हैं इसको समझाएंगे। इसके बाद में इन दोनों ही विचारकों के विचारों में क्या असमानताएं इसको समझाएंगे। ये दोनों बातें समझने के बाद में हम कौटिल्य और अरस्तु को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए बेटा, अब हम चर्चा करेंगे, एक एक बात को ध्यान दें। कौटिल्य और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन, टॉपिक का नाम नोट करें, कौटिल्य और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ जब तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है बेटा तो इसमें दो बातें आएंगी, समानताएं और असमानताएं। हाँ,
इसको आप कौटिल्य और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन कहें। आप ऐसे भी कह सकते हैं, चूँकि कौटिल्य भारत के विचारक हैं और जो अरस्तु हैं वो जो है यूनान के हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं पूर्वी विचारक और पश्चिमी विचारक। चूँकि पूर्वी विचारक कौन है बेटा? कौटिल्य, और पश्चिमी विचारक कौन है? अरस्तु। अब इतना भी ध्यान रखना है यहाँ, कौटिल्य भारत के, प्राचीन भारत के महान राजशास्त्री हैं, व्यवहारिक राजशास्त्री हैं। और जो प्लेटो हैं, पिछले लेक्चर में हमने प्लेटो से तुलना की थी, प्लेटो की रचना रिपब्लिक है, और रिपब्लिक में इन्होंने आदर्श राज्य का स्वप्न देखा है। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने सारी बातें रिपब्लिक में लिखी हैं। दार्शनिक राजा के शासन की बात की है, मतलब प्लेटो ज्ञान की संप्रभुता की बात करता है, प्लेटो ज्ञान के शासन की बात करता है, प्लेटो विवेक के शासन की बात करता है, प्लेटो बुद्धि के शासन की बात करता है। और इसी ही आधार पर, इसी बात के आधार पर प्लेटो को राजनीति दर्शन का जनक माना जाता है। इसके बाद में प्लेटो के शिष्य अरस्तु आते हैं। अरस्तु की विश्व प्रसिद्ध रचना पॉलिटिक्स है, और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो तीनों ही जो विद्वान हैं, मतलब कौटिल्य, प्लेटो और अरस्तु, इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो पिछला लेक्चर मैंने कौटिल्य और प्लेटो के बारे में बताया, और ये जो लेक्चर होगा हमारा कौटिल्य और अरस्तु के बारे में होगा। अरस्तु जो कि राजनीति विज्ञान के पिता हैं, और प्लेटो जो कि राजनीति दर्शन के जनक हैं, और कौटिल्य जो कि प्राचीन भारतीय चिंतन के महान राजनीतिक चिंतक, विचारक हैं। ये व्यवहारिक राजशास्त्री हैं, ये ध्यान रखना है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कौटिल्य व्यवहारिक राजशास्त्री हैं, प्लेटो एक काल्पनिक दार्शनिक विचारक हैं, और अरस्तु भी एक यथार्थवादी राजनीतिक विचारक हैं। यस, क्योंकि अरस्तु ने अपनी जो रचना लिखी है पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिक्स को लिखने से पहले अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक एक बात को लेंगे। चलिए, सबसे पहले आप नोट करेंगे, एक विचारक के रूप में कौटिल्य प्लेटो की अपेक्षा उसके शिष्य अरस्तु के अधिक समीप है। अब ज़रा ध्यान दें, यहाँ क्या लिखा है मैंने यहाँ, कि एक विचारक के रूप में जो कौटिल्य हैं वो प्लेटो की अपेक्षा उसके शिष्य अरस्तु के अधिक समीप है। मतलब कौटिल्य प्लेटो के बजाय अरस्तु के अधिक समीप है। क्यों? क्योंकि प्लेटो की रचना जो रिपब्लिक है, उस रिपब्लिक के आधार पर हम यही कहेंगे कि प्लेटो वास्तविक रूप में एक महान दार्शनिक है, एक दार्शनिक हैं। इन्होंने आदर्शवादी राजनीति की बात की है, जबकि अरस्तु ने यथार्थवादी राजनीति की बात की है। कौटिल्य ने भी यथार्थवादी राजनीति की बात की, इसलिए कौटिल्य प्लेटो के बजाय अरस्तु के ज़्यादा समीप हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बात तो क्लियर होगी कि प्लेटो राजनीति दर्शन के जनक हैं और अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक हैं। ठीक है बेटा। चलिए, अब इन दोनों महान विचारकों के बीच कई समानताएं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई कौटिल्य और अरस्तु के विचारों में क्या समानताएं हैं। अब इसके लिए आप बिंदु बनाते जाएंगे मेरे साथ साथ। पहली जो समानता है लिखें, प्रथम समानता, दोनों ही विचारक लगभग समकालीन हैं। नोट करें, मतलब कौटिल्य और जो अरस्तु है ये दोनों ही समकालीन हैं। मतलब इनका जो समय है वह एक साथ, इन्होंने जो अपने विचार दिए हैं वो एक साथ दिए हैं। कैसे? जैसे ये दोनों ही, कौटिल्य और अरस्तु दोनों अलेक्जेंडर महान की विश्व विजय के काल में जीवित थे। अब ज़रा देखिएगा, ये दोनों मतलब कौटिल्य और अरस्तु अलेक्जेंडर महान की विश्व विजय के काल में जीवित थे। इसका मतलब समकालीन है। समकालीन मतलब एक समय में ये दोनों मौजूद हैं। और कौटिल्य ने अपने ग्रंथ की रचना 321 और 300 ईस्वी के पूर्व के बीच की थी, और अरस्तु ने अपने स्कूल की स्थापना, देखो बेटा, इनकी जो स्कूल है, जो संस्था है, इसका नाम इन्होंने क्या दिया है? लीशियम। जबकि प्लेटो ने क्या नाम दिया था? अकादमी। अकादमी। और अरस्तु उसको क्या कहते हैं? लीशियम। इनकी जो स्कूल है उसका नाम है लीशियम, और प्लेटो की जो अकादमी है, मतलब जो उनकी स्कूल है, उसका नाम क्या है? अकादमी। प्लेटो की अकादमी, अरस्तु की लीशियम। ये ध्यान रखना है। तो अरस्तु ने अपनी स्कूल की स्थापना 335 ईस्वी पूर्व में की थी। क्लियर? इन दोनों में अब दूसरी जो समानता है, पहली समानता तो क्या होगी? पहले बिंदु बनाएं कि दोनों ही विचारक समकालीन थे।
पहला बिंदु क्या हो गया बेटा, आप नोट करें, बिंदु बनाए, दोनों ही विचारक समकालीन थे। कौन? कौटिल्य और अरस्तु। ठीक है। दूसरी समानता ये है कि उनका अपने अपने देश के महान विजेताओं से निकट संबंध था। दूसरा बिंदु बनाए, मतलब कौटिल्य और अरस्तु का अपने अपने देश के महान विजेताओं से संपर्क था। कैसे? जैसे अरस्तु अलेक्जेंडर महान का शिक्षक रहा था, मतलब जो अरस्तु है अलेक्जेंडर महान का क्या रहा है? शिक्षक रहा है। और कौटिल्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का महामंत्री था। क्लियर? तो ये दोनों ही क्या है? महान विजेता। और जो अरस्तु हैं और कौटिल्य हैं, इन महान विजेताओं के निकट संबंध में थे। दूसरा, तीसरी जो समानता है बेटा, तीसरी समानता ध्यान दें, तीसरी समानता है, तीसरा बिंदु बनाएं, कौटिल्य और अरस्तु दोनों ने ही राजशास्त्र को अन्य शास्त्र की तुलना में उच्च स्थान प्रदान किया। आप जरा ध्यान दें, यहाँ इसको समझना है बेटा, मूल जो बात है ना समझने की। तीसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्या कि तीसरी जो समानता है कौटिल्य में और अरस्तु में, वो ये है कि इन दोनों ने ही राजशास्त्र को, राजनीति शास्त्र को अन्य शास्त्रों की तुलना में उच्च स्थान प्रदान किया है। मतलब कौटिल्य ने भी, कौटिल्य ने भी और अरस्तु ने भी राजनीति शास्त्र को अन्य शास्त्रों की तुलना में श्रेष्ठ बताया है। बेटा अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत स्पष्ट रूप में लिखा है, पॉलिटिकल साइंस इज सुप्रीम साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज मास्टर साइंस, अर्थात राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है। अर्थात अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को एक सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। इसका मतलब राजनीति विज्ञान को ये सर्वोच्च मान रहे हैं, जबकि अरस्तु ने नीति शास्त्र के ऊपर भी लिखा है ना, अर्थशास्त्र के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने, लेकिन जो श्रेष्ठता प्रदान की है किसको की है इन्होंने? यस, राजनीति शास्त्र को। ठीक इसी प्रकार से कौटिल्य ने भी जो है 4 प्रकार की विद्याओं की चर्चा की है, आन्विष्की, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। परंतु इन चारों विद्याओं के अंतर्गत इन्होंने दंड नीति को ही जो है श्रेष्ठ माना है। दंड नीति अर्थात राजनीति शास्त्र को ही इन्होंने भी श्रेष्ठ माना है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि कौटिल्य और अरस्तु इन दोनों ने ही राजनीति शास्त्र को अन्य शास्त्रों से श्रेष्ठ माना है, सर्वोच्च स्थान दिया है। ये दोनों में समानता होगी, ये बात आपको ध्यान में रखना। और मैं तो ये कहूँगा आज भी कि डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस इज सुप्रीम साइंस, कि राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है, स्वामी विज्ञान है, सर्वोच्च विज्ञान है, स्वामी विज्ञान है, सबका मालिक है ये। क्यों? क्योंकि राजनीति विज्ञान वास्तविक रूप में अपने आप में साध्य है, जबकि अन्य जितने भी शास्त्र हैं, विज्ञान है, वो सब इसके जो है साधन हैं। ये बात स्वयं अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत लिखी है। अगर आप अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप अरस्तु की जो गौरवमयी रचना है, गौरवमयी ग्रंथ है पॉलिटिक्स, इसको आप लाइएगा और इसका अध्ययन कीजिएगा, इसमें सारी बातें दी गई हैं। अब देखो बेटा, अब इसको आप एक्सप्लेन करते हैं। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स, मैंने आपको बताया ना, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं क्या है, पॉलिटिक्स है। बाकी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं। अरस्तु तो चूँकि ये राजनीति विज्ञान के बारे में भी लिखते हैं, भौतिक विज्ञानों के बारे में लिखते हैं, मतलब इन्होंने सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान सब के बारे में लिखा है। यहाँ तक कहा जाता है कि भाई अरस्तु की जो लिखी हुई रचनाएं थी, पुस्तकें थी, वो उस ज़माने में ऊँटों पर लद कर जाया करती थी। इन्होंने इतनी रचनाएँ लिखी हैं, डेफिनेटली ये बात सत्य है। तो अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में राजशास्त्र, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र तीनों का ही विवेचन किया है। मतलब इन्होंने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत अरस्तु ने राजशास्त्र, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र तीनों का ही विवेचन किया है। क्या इन्होंने राजशास्त्र के बारे में लिखा है, अर्थशास्त्र के बारे में लिखा है, नीति शास्त्र के बारे में लिखा है, लेकिन यह राजशास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान कहता है। अर्थात अरस्तु ने राजशास्त्र को मास्टर साइंस कहा है। क्या कहा है? मास्टर साइंस कहा है। क्या कहा है बेटा? मास्टर साइंस कहा है ना, सुप्रीम साइंस का है, सर्वोच्च विज्ञान का है। जैसे यहाँ आप देखेंगे मास्टर साइंस मतलब सर्वोच्च विज्ञान, ठीक है। इसी प्रकार कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में आन्विष्की, त्रयी, वार्ता और दंड नीति का प्रतिपादन किया है। अर्थात वास्तविक रूप में प्राचीन भारत के अंतर्गत 4 प्रकार की विद्याएं मानी जाती थी। हालांकि मनु ने तो जो है इन चारों में से 3 की ही बात की है, परंतु जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य ने आन्विष्की, त्रयी, वार्ता और दंड नीति इन चारों का प्रतिपादन किया और इन चारों में जो है दंड नीति को श्रेष्ठ माना है।
फिर मैंने यहाँ लिखा है किंतु वह दंड नीति अर्थात राजनीति शास्त्र को विभिन्न शास्त्रों में अति उच्च स्थान प्रदान करता है। मतलब कौटिल्य ने भी राजशास्त्र को उच्च स्थान प्रदान किया है और अरस्तु ने भी राजशास्त्र को उच्च स्थान प्रदान किया है। जैसा कि अरस्तु ने स्पष्ट कहा भी है कि राजशास्त्र को क्या मानते हैं, मास्टर साइंस मानते हैं, मतलब जो है सर्वोच्च विज्ञान मानते हैं। ठीक है बेटा। और इसके बाद में चौथी जो समानता है, नोट करें, दोनों ही विद्वानों ने स्वीकार किया है कि राज्य केवल एक संगठन ही नहीं बल्कि एक सावयव प्राणी है। मतलब इन दोनों ने स्वीकार किया कि राज्य केवल एक संगठन नहीं है बल्कि जो है ये एक सावयव प्राणी है। देखो बेटा, सावयव का मतलब होता है शरीर, अर्थात इन्होंने वास्तविक रूप में जो है राज्य को एक सावयव प्राणी माना है, एक प्रकार से शरीर की तरह इसको माना है। और डेफिनेटली यदि देखा जाए तो जो है अरस्तु भी ये बात कह रहे हैं कि पति पत्नी संतान के सहयोग से परिवार है ना, और परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आता है। तो ये बात उन्होंने कही है। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य भी जो है राज्य की तुलना व्यक्ति के शरीर से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब देखो बेटा, अरस्तु राज्य को व्यक्ति और समाज से भिन्न नहीं मानता और उसके अनुसार मनुष्य राज्य में रहकर ही अपना पूर्ण विकास कर सकता है। अर्थात अरस्तु ने स्पष्ट रूप में कहा है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए अरस्तु कहते हैं कि वह मनुष्य नहीं है, बल्कि या तो वह देवता है या फिर वह पशु है। क्योंकि मनुष्य है वो राज्य और समाज के बिना नहीं रह सकता है, जबकि देवता को और जो है पशुओं को समाज की राज्य की आवश्यकता नहीं होती है। मैं एक बात और कहूँगा यहाँ कि अरस्तु के समय में जो है राज्य और समाज में अंतर नहीं माना जाता था, इसलिए इन्होंने राज्य और समाज का पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और कौटिल्य के अनुसार भी व्यक्ति राज्य में ही रहकर धर्म, अर्थ और काम अर्थात लौकिक जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। मतलब कौटिल्य ने ये बात स्पष्ट रूप में कह दी। भाई अरस्तु कह रहे हैं कि मनुष्य राज्य में रहकर ही अपना पूर्ण विकास कर सकता है। राज्य के बिना व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, राज्य के बिना, समाज के बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे समाज और राज्य की जरूरत नहीं है, तो अरस्तु कह रहे हैं कि या तो देवता है या पशु है। अगर मनुष्य है तो मनुष्य राज्य और समाज के बिना नहीं रह सकता। यही बात कौटिल्य ने कही है। लेकिन कौटिल्य क्या करी कि व्यक्ति राज्य में रहकर ही धर्म, अर्थ, काम अर्थात लौकिक जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति करता है। क्योंकि प्राचीन भारत के अंतर्गत 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने जाते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो कौटिल्य का कहना है कि राज्य के बिना इन पुरुषार्थों की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब राज्य को ये महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं कौटिल्य भी और अरस्तु भी। और दोनों के अनुसार राज्य के कार्यों का क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत है। तो आप नोट कर सकते हैं, अलग से बिंदु बना सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5वीं समानता क्या कि दोनों ही राज्य के कार्य क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत मानते हैं और दोनों ही राजतंत्र को शासन का सर्वोत्तम रूप मानते हैं। ये अगला बिंदु बना सकते हैं। मतलब 5 और 6 हो गए। 5वां बना लेंगे, राज्य कार्य क्षेत्र के बारे में दोनों ने कहा है कि राज्य कार्य क्षेत्र विस्तृत होगा। 5वां बिंदु 6वां बना लेंगे, दोनों ही राजतंत्र को शासन का सर्वोत्तम रूप मानते हैं। कौटिल्य ने भी जो है एक केंद्रीकृत शक्तिशाली क्या कह रहा हूँ मैं, केंद्रीकृत शक्तिशाली विस्तृत राजतंत्रीय राज व्यवस्था का समर्थन किया है। इसी ही प्रकार से जो है अरस्तु ने भी जो है राजतंत्र को जो है सर्वोत्तम शासन प्रणाली माना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप अरस्तु के बारे में देखना चाहते हैं तो मैंने संविधानों का वर्गीकरण लेक्चर अपलोड कर दिया है। पश्चिमी राजनीतिक विचारक के अंतर्गत अरस्तु के बारे में देख सकते हैं, मैंने सारी बातें अपलोड कर दी हैं। और इसके बाद अब जैसे 6 बिंदु यहाँ तक हो गए, 6 समानताएं। अब इन दोनों में अंतिम मतलब 7वां बिंदु बना लेंगे। ये 7वां बिंदु कौन सा होगा बेटा, ये 7वां बिंदु बना लेंगे। इन दोनों में अंतिम जो समानता है वह समानता यह है कि ये दोनों लेखक यथार्थवादी हैं। यस, कौटिल्य भी बेटा एक यथार्थवादी विचारक है और अरस्तु भी एक यथार्थवादी विचारक हैं, जबकि प्लेटो एक आदर्शवादी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनके ग्रंथ इतिहास के अध्ययन तथा वास्तविकताओं पर आधारित है। अब देखिएगा ज़रा, मतलब कौटिल्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र और अरस्तु का जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है पॉलिटिक्स, ये दोनों ही जो हैं इतिहास के अध्ययन तथा वास्तविकताओं पर आधारित है। मैंने आपको कहा है ना कि कौटिल्य ने भी जो है यथार्थ के आधार पर लिखा है अपनी रचना अर्थशास्त्र, और अरस्तु ने भी अपने ज़माने के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में अपने सिद्धांत दिए हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, वास्तविकता पर आधारित हैं और दोनों का ध्येय है राज्य कार्य के क्षेत्र में व्यवहारिक सफलता प्राप्त करना। मतलब कौटिल्य का भी और अरस्तु का भी ध्येय है राज्य कार्य के क्षेत्र में व्यवहारिक सफलता प्राप्त करना। और उनके ग्रंथ
शासकों और राजनीतिज्ञों के लिए मान्य मार्गदर्शक हैं। मतलब कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र और अरस्तु का ग्रंथ पॉलिटिक्स जो है शासकों और राजनीतिज्ञों के लिए मान्य मार्गदर्शक हैं। यस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अरस्तु की पॉलिटिक्स और प्लेटो की रिपब्लिक, इन 3 ग्रंथों का अध्ययन तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अगर आप इन 3 ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं तो राजनीति विज्ञान को समझने आपको दिक्कत नहीं आ सकती है। चलिए बेटा, और इसके बाद में बात करेंगे हम धर्म और नैतिकता को दोनों ही राजनीति में समुच्च महत्व प्रदान करते हैं। अब जरा देखिएगा, कौटिल्य भी और अरस्तु भी धर्म और नैतिकता को राजनीति में महत्व प्रदान करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और लेकिन इस संबंध में उनका दृष्टिकोण सैद्धांतिक की अपेक्षा व्यवहारिक है। बस ये ध्यान रखेंगे क्या, कि इस संबंध में उनका जो नज़रिया है, दृष्टिकोण सैद्धांतिक की अपेक्षा व्यवहारिक है। ठीक है बेटा, चलिए अब इन दोनों की समानताएं हो चुकी हैं। इसके बाद में इन दोनों का जो है अंतर लेंगे। अब क्या लेंगे हम? अंतर। चलिए, दोनों के राजनीतिक विचारों में अंतर भी है। अब समानताएं तो होगी, तो ये समानताओं के लिए आप 7 बिंदु तैयार कर सकते हैं। 7 बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक बिंदु को आप समझ सकते हैं, उसका मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इन दोनों के विचारों में जो है अंतर क्या क्या है, मतलब कौटिल्य और अरस्तु के राजनीतिक विचारों में क्या अंतर है। अब अंतर की बात करते हैं। सबसे पहला अंतर नोट करेंगे, अरस्तु का आदर्श नगर राज्य है, लेकिन कौटिल्य का आदर्श विशाल साम्राज्य। अब जरा देखिएगा बेटा, अरस्तु का जो आदर्श है वो क्या है? यस, नगर राज्य। प्लेटो का भी आदर्श क्या है? नगर राज्य। मतलब ये नगर राज्य तक सीमित रहे, जबकि अरस्तु के समय में ही विशाल साम्राज्य की स्थापना शुरू हो गई थी, लेकिन अरस्तु ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए अरस्तु का आदर्श नगर राज्य है, मतलब नगर राज्य तक ये सीमित रहते हैं। नगर राज्य को एक आत्मनिर्भर संगठन मान लेते हैं, ये कि नगर राज्य अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकाई है, आत्मनिर्भर संगठन है। लेकिन जो कौटिल्य है, कौटिल्य का आदर्श विशाल साम्राज्य है। ध्यान देंगे क्या है? विशाल साम्राज्य है। इसका मतलब दोनों में ये अंतर होगा। और कौटिल्य ने स्वयं मौर्य साम्राज्य की स्थापना में योग दिया। जरा ध्यान दें, कौटिल्य ने स्वयं मौर्य साम्राज्य की स्थापना में अपना योगदान दिया है। और डेफिनेटली जो अर्थशास्त्र लिखी गई है वो लिखी इसीलिए गई है। और इसके बाद दूसरा अंतर है, अरस्तु ने अपने ग्रंथ में मुख्यतः राज्य संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रधान स्थान सरकार एवं प्रशासनिक कला को प्रदान किया है। मतलब यदि देखा जाए तो अरस्तु ने राज्य संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत, जबकि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो सरकार एवं प्रशासनिक कला को जो है महत्व दिया है। तो दोनों में अंतर हो गया। और इसके अलावा अरस्तु ने अपने ग्रंथ में अंतर्राज्य संबंध के विषय में कुछ नहीं कहा है। मतलब अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत, अन्य रचनाओं के अंतर्गत भी जो है अंतर राज्य संबंध या पर राष्ट्र संबंध या आधुनिक शब्दावली में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में कुछ नहीं लिखा है। जबकि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो 15 अधिकरण हैं, 15 अध्याय हैं, 15 अधिकरण हैं, 15 अधिकरण में से 9 अधिकरणों के अंतर्गत संधि, विजय और संग्राम अर्थात युद्ध के बारे में ही लिखा है। इसका मतलब पूरी दुनिया में कौटिल्य एक ऐसे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक आचार्य हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अर्थशास्त्र में जितना लिखा है उतना पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लिखा है, समझेंगे। लेकिन कौटिल्य ने इसका विस्तृत विवेचन किया है। मतलब कौटिल्य ने तो अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत, मैंने कहा है 15 अधिकरण में से 9 अधिकरण ऐसे हैं जिनके अंतर्गत अंतर्राज्य संबंध है ना, पर राष्ट्र संबंध के बारे में ही लिखा है। अब इन अंतरों के होते हुए भी कौटिल्य और अरस्तु दोनों ही अपने अपने देशों के महान राजशास्त्री हैं। मतलब ये निश्चित है कि इनके विचारों में अंतर तो है, लेकिन अंतर होते हुए भी अंत में आप ये कहेंगे कि ये दोनों ही मतलब कौटिल्य और अरस्तु अपने अपने देश के महान राजशास्त्री हैं। ज़रा नोट कीजिएगा, अपने अपने देश के महान राजशास्त्री। और देखो वास्तविक रूप में देखा जाए तो अरस्तु को तो जो है राजनीति विज्ञान का जनक ही माना जाता है, जबकि इससे पहले इनके जो गुरु थे प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक लिखी है। तो जो है प्लेटो को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों नहीं माना, जबकि ये तो इनके गुरु थे। कौन भाई? अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो गुरु कौन थे? सुकरात थे। तो निश्चित रूप में देखा जाए तो प्लेटो को राजनीति विज्ञान का पिता होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुए? क्योंकि प्लेटो ने जो कुछ भी लिखा है वो कल्पना के आधार पर लिखा है। उनकी पत्ति निगमनात्मक पत्ति थी, जबकि अरस्तु की पत्ति आगमनात्मक पत्ति है। इन्होंने जो कुछ भी लिखा है तथ्यों के आधार पर लिखा है।
और इसी के साथ में राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र का पृथक्करण करने वाले पहले विचारक अरस्तु ही हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे संविधान के बारे में, राज्य के बारे में, सरकार के बारे में व्यापक रूप में लिखने वाले अरस्तु ही हैं। इसलिए जो है अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना गया है। और मैं तो कहूँगा कि आधुनिक समय सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनकी चर्चा अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में ही कर दी थी। इस कारण भी इनको राजनीति विज्ञान का जनक, पिता, संस्थापक माना जाता है। अब अंत में मैंने यहाँ नोट किया है, एक विद्वान है मैक्सी की एक रचना है पश्चिमी राजनीतिक विचारों का इतिहास, उसमें उन्होंने ये बात कही है। मैक्सी ने अरस्तु को महान राजशास्त्रवेत्ता बताया है, नोट करें। मैक्सी ने अरस्तु को महान राजशास्त्रवेत्ता बताया है, नोट करेंगे। कौटिल्य को भारत का प्रथम महान राजशास्त्री तथा कूटनीति का पंडित कहा जा सकता है। अब ज़रा देखिएगा यहाँ, मतलब मैक्सी जो है, मैक्सी ने अरस्तु को महान राजशास्त्रवेत्ता बताया है। और ये मैक्सी हैं जिन्होंने कहा है कि अरस्तु प्रथम राजनीति वैज्ञानिक हैं। मतलब मैक्सी ने ही अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक भी कहा है। और अरस्तु जो है, अरस्तु को महान राजशास्त्रवेत्ता बताते हैं। ठीक इसी प्रकार से कौटिल्य को भारत का प्रथम महान राजशास्त्री, अब जरा नोट करेंगे, कौटिल्य को भी भारत का प्रथम महान राजशास्त्री तथा कूटनीति का पंडित कहा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये जो है यहाँ आपकी निष्कर्ष रूप में बातें हो गई है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, मैक्सी क्या कह रहे हैं कि मैक्सी ने अरस्तु को महान राजशास्त्रवेत्ता बताया है। किसने बताया? मैक्सी ने। ये मैक्सी वही हैं जो ये कहते हैं कि जो अरस्तु हैं वो राजनीति विज्ञान के जनक हैं। मतलब मैक्सी ने ही अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। तो ठीक इसी प्रकार से कौटिल्य के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि कौटिल्य भारत का प्रथम महान राजशास्त्री है। भारत का प्रथम, आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम महान राजशास्त्री कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? कौटिल्य होगा। तथा कूटनीति का पंडित कहा जाता है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है भारत का जो है कूटनीति का महान पंडित कौन है, तो आपका क्या आंसर होगा? बताइएगा, कौटिल्य। और भारत का प्रथम महान राजशास्त्री कौन है, व्यवहारिक राजशास्त्री कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? कौटिल्य होगा। ये जो है कौटिल्य और अरस्तु के विचारों में समानताएं और असमानताएं होगी। और समानताएं असमानताओं का अध्ययन करने के बाद में आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि भले ही इनके विचारों में कितनी ही असमानताएं क्यों ना हो, वैसे समानताएं ज़्यादा हैं, असमानताएं कम हैं, क्योंकि दोनों ही जो है यथार्थवादी विचारक हैं। दोनों ही राजनीति शास्त्र को श्रेष्ठ शास्त्र मानते हैं। इसलिए डेफिनेटली ये तो कहा जा सकता है कि इनके विचारों में समानताएं ज़्यादा हैं, असमानताएं कम हैं। पर निष्कर्ष रूप में आप इतना ज़रूर कह देंगे कि जो कौटिल्य और अरस्तु दोनों ही अपने अपने देश के महान राजशास्त्री हैं। जो अरस्तु हैं वो यूनान के महान राजशास्त्री और कौटिल्य भारत के महान राजशास्त्री हैं। ये हो गया कौटिल्य और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन। मुझे पूरा विश्वास है आप भारत के या प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतक कौटिल्य और पश्चिम के यूनान के राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु, इन दोनों के विचारों का जो तुलनात्मक अध्ययन है, समानता और असमानता, इसको अच्छे से समझ लेंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।